ठीक है, मुगीरा वाला करवाना यार, काम आप करने ला के रखा वो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सबसे आगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई सबके? हैं? बढ़िया बढ़िया है सर। हाँ हाँ जी, बताओ बेटा। सब जने पहुंच गए धीरे धीरे सारे? हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग की संख्या बढ़ गई भी सही। ये लीजिए, भी आ रहे हैं धीरे 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 सब आ रहे हैं। यस डियर्स, चलो ये बताओ कल तक जो किया उसमें कोई दिक्कत पहले चेक कर ली फटाफट। हाँ सर। हाँ बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग बाजी। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? तो समझ नहीं आ रहा यार। भी लिया करो लिखा है। हंस भी लिया करो। अच्छा अच्छा अच्छा, जाओ टिल्लू दादा। टिल्लू राम मस्त राम है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। सब धीरे धीरे आ रहे हैं ना, सब धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। चलो गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड इवनिंग सर। हाँ अच्छा, सब केमिस्ट्री के लिए तैयार? अच्छा। तो ये कल्पना कह रही है कि सब केमिस्ट्री के लिए तैयार है। बिल्कुल सब केमिस्ट्री के लिए रेडी हो जाओ, है ना। चलो अब मुझे देख के बताओ, कल हम लोगों ने जो अपना छोटा सा एक टॉपिक कंप्लीट किया था उसे फटाफट चेक कर लो। मैंने कहा था मैं आते ही पूछूंगा, और वो टॉपिक था अपना क्या था? रिएजेंट्स। सर एक बार एम्पीडिएंट बता दीजिए तो। हाँ बेटा, अभी क्लियर कर दो, इसी में आ जाएगा ना। देखो हमने टॉपिक अपना शुरुआत किया था रिएजेंट्स, और रिएजेंट्स के अंदर आपने अब टोटल रिएजेंट को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो जो आपने स्टडी किया उसको अपन नटशेल कर रहे हैं। सबसे पहले लिया था इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा आपने पढ़ा था इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल, तीसरा आपने पढ़ा था इसके अंदर एम्पीडेंट, चौथे नंबर पर पढ़ा था एम्फीफाइल, इसको कहा था इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसको कहा था नाभिक स्नेही, इसको नाम दिया था उभय दंतुक, उभय दंतुक, और इसको नाम दिया था उभय स्नेही। देखो ये अपन ने 4 रिएजेंट कंप्लीट कर लिए। अब ये 4 रिएजेंट आपने क्या किया है? इलेक्ट्रोफाइल, नाम से क्लियर है। इलेक्ट्रोफाइल यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी, जो इलेक्ट्रॉन हमेशा लेगा। ये न्यूक्लियोफाइल, इस पे इलेक्ट्रॉन की रिचनेस, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन धनी, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये दाता बनेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये ग्राही बनेगा, इससे इलेक्ट्रॉन लेगा। पहला पॉइंट यहाँ क्लियर। अब पॉइंट आता है सब इलेक्ट्रोफाइल को अगर फर्दर क्लासिफाई करें तो इलेक्ट्रोफाइल के अंदर आपने देखा था कि मेनली हमने 4 पॉइंट्स पे डिस्कशन किया था। कौन कौन से 4 पॉइंट थे? पहला पॉइंट, जिस पे पॉजिटिव चार्ज वो इलेक्ट्रोफाइल, अपवाद या नोट मैंने आपको बता रखा वो आएगा। दूसरा पॉइंट, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट, जिसका अष्टक पूरा नहीं है, वो सारे के सारे आपके इलेक्ट्रोफाइल। तीसरे नंबर पर पी या डी कक्षक खाली, जिसका पी या डी ऑर्बिटल खाली है वो इलेक्ट्रॉन लेने की पावर रखता है। और इसके बाद मैंने कहा था 2 और मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर पे लगे हों, तो ये 4 ऐसे केसेस हैं जिन्हें देखकर अपन इलेक्ट्रोफाइल को बना सकते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रोफाइल का सेट कंप्लीट। फिर न्यूक्लियोफाइल को आपने 3 भागों में बांटा है, देखो 1, 2 और 3। और 3 कौन कौन से हैं? न्यूक्लियोफाइल वो है जिन पे नेगेटिव चार्ज हो, ये पॉजिटिव चार्ज वाले, ये नेगेटिव चार्ज वाले। इसमें कोई अपवाद नहीं, जो नेगेटिव दिखे सब के सब न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर जो पॉजिटिव दिखे वो सारे इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है वो फिर पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसके बाद नंबर सेकंड यहाँ पर लिया था, जिसके पास लोन पेयर, वो भी आपका न्यूक्लियोफाइल। और तीसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कार्बन के बीच में बॉन्ड, ये सारे केसेस आपके न्यूक्लियोफाइल। अब दूसरा पॉइंट, ये लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, ये लुईस अम्ल, ये लुईस क्षार। क्योंकि लुईस अम्ल कौन होते हैं? लोन पेयर ग्राही, इलेक्ट्रॉन का पेयर लेने वाले। ये कौन हो गए? इलेक्ट्रॉन का पेयर देने वाले। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर दाता बेस, ग्राही एसिड। और उभयतंतु कौन हो गए? जिसमें 2 न्यूक्लियोफिलिक केंद्र, जिसके ऐसा केंद्र, ऐसा जाति या ऐसी स्पीसीज जिसपे 2 न्यूक्लियोफिलिक केंद्र हो, जैसे आपका साइनाइड आयन, ये भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दे भैया, और देखो ये रहा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दे भैया। इसका मतलब ये एम्बिडेंट हो गए। उभयस्नेही कौन हुए? जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट दोनों एक साथ। अब आपको कैसे? तो जैसे कोई भी एल्डिहाइड कीटोन, ये देखो, और इस एल्डिहाइड कीटोन में साफ दिख रहा है कि अगर पाई का इलेक्ट्रॉन घूम गया तो ऑक्सीजन हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव यानी नेगेटिव चार्ज, और कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव यानी पॉजिटिव चार्ज। तो ये तो बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक केंद्र, और ये बन जाएगा नाभिक स्नेही केंद्र। अब देखो जो हमने पढ़ा वो सब कुछ सामने आ गया। अब इसमें से जो कोई चीज नहीं आई, अब वो पूछ लो। सर सेकंड और थर्ड वाला एक बार और बताओ ना। उभयदंतुक और उभय कौन सा बेटा? उभयदंतुक और उभयस्नेही। उभयदंतुक वाला ये वाला, ये वाला समझना है? यस सर। हाँ, इसमें मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली। देखो, उभय माने 2, दंतुक माने टूथ, और टूथ का मतलब है केंद्र, नाभिक स्नेही केंद्र। यदि आज के बाद आपको कोई भी ऐसी नाभिक स्नेही जाति दिख जाए जिसपे 2 जगह से दान हो सके, तो समझ जाओ इसका मतलब उभयदंतुक। जैसे साइनाइड आयन में नेगेटिव भी डोनेट हो सकता है, लोन पेयर भी डोनेट हो सकता है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन दान करने के 2 केंद्र हैं। अब जैसे मान लो मैं लिखता है इस समय, मान लो लिख देता मैं क्लोराइड आयन, देखो मैंने ये लिख दिया। अब इस क्लोराइड आयन में देखो केवल एक नेगेटिव भी है जो डोनेट हो सकता है। इसका मतलब ये उभयदंतुक केंद्र नहीं है। उभयदंतुक होने के लिए उसके 2 डिफरेंट केंद्र होने चाहिए। तो क्लोरीन को अपन उभयदंतुक नहीं मानते। अब जैसे कल मैंने आपको लिख के दिया था नाइट्राइट, तो आप चेक करके देखो इस नाइट्राइट में O पे नेगेटिव, तो नेगेटिव का केस आ गया देखिए, और N के पास लोन पेयर है, देखो लोन पेयर आ गया। तो किसी 2 भिन्न परमाणुओं पर यदि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता एक ही जाति में आ जाए तो हम उसको उभयदंतुक कहते हैं। मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी कि आने वाले टाइम में दोनों में से दोनों ही दान होंगे, लेकिन दान देने की दर इसकी ज्यादा है, क्योंकि नेगेटिव डोनेट फास्ट होता है, चार्ज है, इसलिए उसके बाद लोन पेयर का नंबर आता है। ये मैंने यहाँ पर हिंट दिया था। और बोले बेटा, क्या दिक्कत नहीं? सर उस ऑक्सीजन के पास भी तो लोन पेयर है, वो कह नहीं दे रहा। बेटा इसका मतलब आप थोड़ा रेजोनेंस नहीं जानते। जब आप रेजोनेंस पढ़ोगे तो आपको पता है ये नेगेटिव चलेगा और चल के यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये दोनों के दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ये देखो आप, ये देखो, इसको रेजोनेंस कहते हैं। जो आपको नहीं पढ़ा हुआ, आप अगर 30 में तो आप इसको आने टाइम में देखोगे तो इसमें ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ और यहाँ से चलता रहेगा, इसलिए ऑक्सीजन एक ही काउंट होगा। उभयदंतुक का मतलब 2 भिन्न भिन्न केंद्र, एक जैसे केंद्र नहीं गिने जाएंगे।
ऑक्सीजन ऑक्सीजन को दो बार नहीं ले सकते, डिफरेंट होना जरूरी है। अगर एक केंद्र कार्बन है तो एक केंद्र नाइट्रोजन, एक केंद्र ऑक्सीजन है तो एक केंद्र नाइट्रोजन। जैसे क्लोरीन में भी लोन पेयर होता है, लेकिन हम इसको नहीं मान रहे क्योंकि इस समय आपका क्लोरीन लोन पेयर और नेगेटिव दोनों लेके बैठा है, ये उभयतंतु नहीं है क्योंकि इसके केंद्र एक ही है। तो दोनों का केंद्र अलग अलग होना चाहिए। जैसे ऑक्सीजन है तो दूसरा फिर ऑक्सीजन नहीं होगा, दूसरा दूसरा अलग आएगा, ये रहा नाइट्रोजन। और वैसे भी इसमें तुम रेजोनेंस समझोगे, अनुनाद समझोगे तो ये नेगेटिव चल के वहां पहुंच जाएगा। क्लियर है? यस सर। इलेक्ट्रोफिली का लास्ट पॉइंट, हाँ सर, उभय से ही इलेक्ट्रोफिली का लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोफिलिक का लास्ट पॉइंट मैंने आपसे कहा था, यदि किसी केंद्र पर दो या दो से ज्यादा विद्युत ऋणी जुड़ जाए, तो मैंने कल भी कहा था आपसे सर इंग्लिश में इंग्लिश में मैंने आपसे कहा था कि इफ एनी सेंट्रल एटम हैविंग two or more than two electronegative atom, then center always behave like a electrophile. कैसे? जैसे मान लो मैंने इस समय आपके सामने कार्बन डाइसल्फाइड ले लिया, अब आप सोच के देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन से ज्यादा EnS और कार्बन ज्यादा EnS की, तो सोचो ऐसे में ये वाला पाई का इलेक्ट्रॉन यहाँ भागता हुआ नजर आएगा और ऐसे में ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो सोचिए इस समय कार्बन जो कि केंद्र है लेकिन उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर लगने से वो डेफिशिएंसी अपने ऊपर ला रहा है। इसका मतलब कोई भी दो इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो ये एक्सेप्ट कर देगा। इसका मतलब आपको ध्यान रखना, सिंपल से हिंट दिया, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर ले। तो देखो कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन इन सल्फर के कारण उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ऐसे में ये इलेक्ट्रोफिलिक केंद्र हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी सेंटर पर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव सेंटर जुड़े हों तो वो उस सेंटर को इलेक्ट्रोफाइल बना सकने की पावर रखते हैं। अब आप सोचो, जैसे मैं कार्बन के ऊपर 4 कार्बन लगाऊंगा, अब देखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट है और इस कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। तो सोचो ऐसे में ये कोई इलेक्ट्रोफाइल बना ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई डेल्टा प्लस नहीं आता। लेकिन यही कंडीशन अगर मैं Cl लगा दूं, अब आप सोच के देखो इसमें और इसमें डिफरेंस, तो केवल इसकी देखो ट्रांस सब्जी खींच रहे, देखो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो क्या होगा? इस कार्बन पर कमी आने लग जाएगी और ये कमी ही इसको क्या बनाएगी? इलेक्ट्रोफाइल। तो बहुत ही सिंपल सा केस है ये, समझ में आ गया? तो चलिए सर, ओके सर, यस सर। चलिए। हेलो सर। सर एक क्वेश्चन था बोलो। कि ब्रोमाइड माइनस आयन और हाइड्राइड माइनस आयन और साइनाइड माइनस आयन और C2H5O माइनस आयन में प्रबल नाभिक स्नेही कौन होगा? बेटा आपने गलत पॉइंट कर दिया, ये नाभिक स्नेही नाभिक स्नेहिता है, इसको कहते हैं नाभिक स्नेहिता, न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये आएगा अभी टाइम नहीं है। अभी तो आपने एक चीज सीखी है, केवल नाभिक स्नेही। जिस दिन इनके डोनेट करने की रेट पढ़ाऊंगा उसके कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आप सीख जाओगे तो सारे आंसर खुद ही बना लो। तो वो टाइम अभी आपका आया नहीं है ना, तो तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। सर PCl5 इलेक्ट्रोफाइल क्यों? PCl5 इलेक्ट्रोफाइल क्यों? बहुत सिंपल है, PCl5 इलेक्ट्रोफाइल इसलिए क्योंकि फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल है। आपको अच्छी तरह पता है P के पास क्या होता है? खाली d ऑर्बिटल। तो मैंने लिखा तो है जिसके पास खाली d ऑर्बिटल होगा वो आराम से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। या फिर यूं भी समझ सकते हो कि PCl5, ये देखो आप, ये PCl5, इस PCl5 में सेंटर के पास देखो इतने सारे इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल लगे हुए हैं, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा तो Cl टूट के अलग हो जाएगा, इसको यहाँ पर डेल्टा प्लस कर दे। तो दो तरीके से आप समझ सकते हो इसको इलेक्ट्रोफाइल क्यों है। पहला पॉइंट तो ये है कि इस पे लगे हुए Cl विद्युत ऋणी इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैंने बोला कि देखो इस पॉइंट में कि अगर सेंटर पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव लगे हो तो सेंटर इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है। आप वही चीज को देखो पूछ लो जो मैं भी बताकर रहा हूं। और दूसरा आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल खाली होता है।
तो उस d ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसीलिए मैंने हेडिंग भी लिखी थी, इसीलिए देखो चेक करके देखना, मैंने जो हेडिंग डाली थी उसमें जब मैंने p और d ऑर्बिटल खाली, उसमें मैंने PCl5 और PCl3 दोनों को लिखा कि जिनके Okay, पास p ऑर्बिटल खाली होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन लेने की पावर होगी, और जो इलेक्ट्रॉन ले ले समझ जाओ इलेक्ट्रोफाइल। आ गया? चलिए सर, अब Yes, आज sir. हमारे अगले हेडिंग में एंट्री करने जा रहे हैं। आज का हमारा हेडिंग है बॉन्ड फिशन। आज का हमारा हेडिंग है बॉन्ड फिशन। बॉन्ड फिशन को अपन बोलते हैं बंध विखंडन। आज हम इसको देखने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, पहले मैं उसका उद्देश्य बताया था। हम बॉन्ड को तोड़ने जा रहे हैं, और आपको ध्यान है जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कोवैलेंसी होती है, यानी मींस सह संयोजी बंध होता है। यानी कि दो पार्टनर हैं, दो परमाणु हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ है, और अब उस शेयरिंग को हम तोड़ने वाले हैं। और इसके तोड़ने से क्या होगा उसको अपन देखेंगे उसके निष्कर्ष के रूप में। तो फिलहाल बॉन्ड विखंडन का मतलब बड़ा सिंपल है। अब कैसे सिंपल है मैं आपको हिंट देता हूं। जैसे उदाहरण के तौर पर अब जैसे उदाहरण के तौर पे यूं देखो, आप दो पार्टनर है, देखो ये दोनों पार्टनर है। अब ये दोनों पार्टनर ने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डाल दिया। एक इलेक्ट्रॉन इसने मार्केट में डाला, एक इलेक्ट्रॉन इसने मार्केट में डाला। या मैं दूसरी लैंग्वेज बोलूं तो दो पार्टनर हैं ए और बी, इसने 50,000 रुपए डाले, इसने 50,000 रुपए डाले, और मार्केट में 1 लाख रुपए आ गए। वो जो 1 लाख रुपए ना वो इनके बीच का बॉन्ड है, और उस 1 लाख पे दोनों का पूरा अधिकार है। इसको कहते हैं कोवैलेंसी, इसको कहते हैं सहसंयोजी गुण। अब देखो इसके टूटने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, मान लो दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो जाए और दोनों कहते हैं हमें बिजनेस नहीं करना, तो वो कहता है 50,000 तू अपना पकड़, 50,000 तू अपना पकड़, और दोनों पैसे लेके अलग हो जाएं। तो जितने पैसे उन्होंने लगाए थे उतने पैसे लेके वो अलग हो गए, तो इसको अपन नाम देंगे होमोलाइटिक डिवीजन। इसको कहेंगे समाश विखंडन, जो अपन भी पढ़ेंगे। इसका मतलब यदि हम इन साजित इलेक्ट्रॉनों, शेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को जो हमने बीच में डाले थे, यदि वापस से बराबर बराबर बांट लें तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और इसको कहेंगे अपन समाश विखंडन, यानी मींस इक्वल डिवीजन। इसको कहते हैं होमोलाइसिस। अब दूसरा तरीका देखो क्या होगा, दोनों ने 50,000 डाल के 1 लाख रुपए कर दिए, लेकिन हुआ क्या, एक वाला जो था वो बदमाश था, यानी उसकी ईएन ज्यादा थी, तो उसने क्या किया, वो पूरे 1 लाख रुपए अपने ऊपर लिए और भाग गया। तो देखो वो 1 लाख रुपए एक ही जना लेके भाग गया, तो सोचो जो लेकर भागा उस पे तो नेगेटिव आ गया क्योंकि उसका पैसा है, और जिससे गया उस पे कमी आ गई तो वो पॉजिटिव हो गया। तो सोचो इसका मतलब बॉन्ड का टूटना दूसरे प्रकार से अनइक्वल है, असमान है, विषमांश है। इसीलिए आपके पास बॉन्ड के टूटने के दो तरीके बन गए। हम यही काम करने जा रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर क्लियरिफाई करता हूँ कि बंध विखंडन को हम सहसंयोजी बंध में देखने जा रहे हैं, और इसके दो भाग करने जा रहे हैं। ये दो भाग, पहला भाग ए, इसको नाम देने जा रहे हैं समांश, या इसको कहते हैं समविखंडन, या फिर हम इसको कहने जा रहे हैं होमोलाइसिस। और एक नंबर बी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विषमांश, जिसको बोलने जा रहे हैं विषम विखंडन, या जिसको बोलने जा रहे हैं अपन विट्रोलाइसिस। अब देखिए इसका क्या वर्ड मीनिंग है, पहले वर्ड मीनिंग से समझ लो। कहीं भी शब्द आता है होमो, होमो का मतलब होता है इक्वल, यानी कि समान, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, यानी कि टूटना। तो नाम से क्लियर हो रहा है समान विखंडन। अब समान विखंडन कैसे, कि देखो ये ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दो एटम्स है किसी मॉलिक्यूल के,
और उन्होंने अपने अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 50,000 इसने डाले, 50,000 इसने डाले, वाला केस, और देखो इनके बीच में बन गया ये पूरा कोवैलेंसी, देखो ये बॉन्ड बन गया। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन छुपे हुए हैं, लेकिन क्या हुआ कि दोनों ऐसे हैं जिनकी ईएन का डिफरेंस कुछ भी नहीं है, लगभग दोनों की ईएन समान है, विद्युत ऋणता समान है। तो सोचिए क्या होगा, इसके साजिक इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो जब इनके बीच में टूट होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा। तो ये जो एरो होता है इसको सिंगल लिंक दिखाते हैं, इस सिंगल लिंक का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अगर मैं इसको पूरा कर देता इस तरीके से तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को शो करता, तो मेरा ये एरो बता रहा है एक ही इलेक्ट्रॉन गया है और इसका भी एक ही इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया। अब सोचो कि अगर इस तरह से विभाजन हुआ तो ए के पास वापस अपना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और बी के पास अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा। तो इस तरह का विभाजन यदि आज के बाद किसी यौगिक या अणु या मॉलिक्यूल्स में होता है तो ऐसे विखंडन को अपन समाश विखंडन कहते हैं, और इससे जो जातियां बनती हैं उन्हें कहते हैं फ्री रेडिकल, उन्हें नाम दिया जाता है FR, और इन्हें नाम बोलते हैं हिंदी में मुक्त मूलक। तो देखो परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है, एक ऐसा बंध विखंडन या विभाजन जिसमें साजित इलेक्ट्रॉन समान रूप से वितरित या विभाजित हो और जिससे बनने वाली जातियों पर कोई आवेश ना बने, तो उन्हें अपन कहते हैं समाश विखंडन। अब देखो अगर तुलनात्मक रूप से अपन देखें तो विषमांश में क्या हुआ, विषमांश के अंदर ये आपका A और ये आपका B, और ये दोनों ने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके आपस में बॉन्डिंग कर दी। लेकिन यहाँ पर क्या अंतर है, गौर से देखो, B की विद्युत ऋणता A की विद्युत ऋणता से ज्यादा, देखो ये डिफरेंस आ गया। अब वहां उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है, तो सोचिए अगर उसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है तो क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन B लेके चला जाएगा। अब देखो एरो में ये चेंज आ गया, तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन B लेके चला गया तो सोचिए इसका मतलब इस A के पास इलेक्ट्रॉन की न्यूनता आ गई, जबकि देखो इस B के पास इलेक्ट्रॉन रिचनेस आ गई। तो आप सोचिए इस प्रकार का असमान विभाजन जिसमें किसी एक परमाणु द्वारा दोनों साजित इलेक्ट्रॉनों को एक साथ ले लिया जाता है, और ऐसा करने से बनते हैं आयंस। तो आप देखो यहाँ पर आपके आयंस बन के तैयार हो, जबकि यहाँ बन रहे थे मुक्त मूलक। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है समाश और विषमांश विखंडन की शब्दावली। समांश यानी सम यानी कि समान विभाजन, विषमांश यानी कि विषम यानी कि डिफरेंट या अनइक्वल डिवीजन ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले तो हमारा कंसेप्ट इस पे क्लियर हो गया। अब पॉइंट क्या आता है कि सब कौन ऐसा करेगा और कौन वैसा करेगा। तो दो तरह के डिवीजन होंगे, तो हम डिसाइड करते हैं तो कैसे। जो समाश विखंडन होता है इसका पहला पॉइंट होता है कि ये जो आप समाश विखंडन देख रहे हैं ये जनरली गैस फेज में होता है। जनरली गैस फेज यानी वाष्प अवस्था इस तरह के बंध विखंडन को प्रोत्साहित करती है या बढ़ाती है, जबकि ये जो होता है ये जनरली लिक्विड फेज में होता है, यानी कि द्रव अवस्था में होता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस या पॉइंट ईएन डिफरेंस 0 और वेरी लेस, यानी कि विद्युत ऋणता का अंतर दोनों के मध्य 0 या बहुत ही कम होना चाहिए। विद्युत ऋणता का अंतर ना के बराबर होना चाहिए या हो तो बहुत कम। अब जैसे कैसे, जैसे उदाहरण के तौर पे क्लोरीन एंड क्लोरीन। अब आप देखो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2 है। अब यदि हमने इसके अंदर पराबैंगनी प्रकाश डाल दिया UV, तो देखो दोनों की विद्युत ऋणता समान है, तो नतीजा क्या होगा, इनका समाश विखंडन हो जाएगा और इससे आपको 2 Cl के मुक्त मूलक मिल जाएंगे। इसी तरीके से आपने लिया मान लो इथेन CS3 एंड CS3, दोनों कार्बन कार्बन की ईएन समान है,
किसी भी परिस्थिति में आप चेक करके देखो समास विखंडन हो जाएगा, और आप चेक करके देखो दो मैथिल के मुक्त मूलक बन जाएंगे। तो मुक्त मूलक बनने के लिए बहुत बड़ी कंडीशन ये भी है कि आप जिनको तोड़ने जा रहे हैं उनके बीच में ईएन का अंतर बहुत कम हो या लगभग शून्य हो, तो ये विधि प्रभावी हो जाती है। जबकि अगर अपन उस साइड जाएं तो अपन कह सकते हैं कि सर जो दूसरा पॉइंट है वो पॉइंट है नंबर 2, ईएन डिफरेंस मोर, यानी कि विद्युत ऋणता का अंतर ज्यादा होना चाहिए। अब आपको कैसे, जैसे सामान्य परिस्थिति में CH3 and Cl, अभी सामान्य परिस्थिति में तो आप चेक करके देखो ये Cl की विद्युत ऋणता इस कार्बन की विद्युत ऋणता से ज्यादा है, तो ये साजित इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों Cl लेके चला जाए। अब इसमें C के पास पावर नहीं है इलेक्ट्रॉन लेने की, तो सोचिए जब इसके दो टुकड़े होंगे तो आपके CH3 पर तो आ जाएगा धन आवेश, तो ये कहलाएगा कार्बो कैट आयन यानी कार्बो धनायन, और Cl के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज। तो आप सोचो इस समय इसको कहेंगे विषमांश विखंडन। तो देखो आपको क्लियर हो गया समास विखंडन और विषमांश विखंडन के एग्जांपल। अब तीसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, नंबर तीसरे पॉइंट पर कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी इसको बोलते हैं बंध वियोजन ऊर्जा। बंध वियोजन ऊर्जा, बंध वियोजन ऊर्जा का मतलब हो गया बॉन्ड को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बंध को ब्रेक करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो, उसको बंध वियोजन ऊर्जा या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड लेस, इसका मतलब इस समय हमें बंध वियोजन ऊर्जा की कम जरूरत है। आपको वैसे कम क्यों जरूरत है, तो दिमाग लगाओ दोनों के बीच में कोई आकर्षण ही नहीं, ऊर्जा तो वहां पर ज्यादा लगती है जहां दोनों टूटना ही नहीं चाहते। तो ऐसे में सोचिए आसानी से बॉन्ड टूट जाएंगे, जबकि यहाँ पर अगर अपन देखें तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रिक्वायर्ड वो, यहाँ पर आपको ज्यादा चाहिए। आपको यहाँ पर ज्यादा क्यों, क्योंकि देखो तो डिफरेंट चार्ज है और आपको पता है विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। तो सोचिए ये दोनों को तोड़ के अलग करने के लिए आपको ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो इसका मतलब मुक्त मूलक आपके बड़ी आसानी से बन जाते हैं उसकी अपेक्षा कम ऊर्जा पर। तो इनकी बंध वियोजन ऊर्जा कम है जबकि उसकी बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा है। और अब मैं आपको क्लियर करता हूँ इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो जगह नहीं है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये पहले इसको स्नैपशॉट कर लो एक बार, आप स्नैपशॉट कर लीजिए एक बार। डन। हाँ एक बार कर लीजिए, तो फिर मैं आपको इसका बाकी पार्ट करा देता हूँ। तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट पहले एक बार समझ लो जितना अपन ने किया है। समाज के अंदर कोवलेंट बॉन्ड या साजित इलेक्ट्रॉनों का समान वितरण, समान विभाजन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो बनेंगे मुक्त मूलक। अनइक्वल डिवीजन, असमान विभाजन साजित इलेक्ट्रॉनों का, तो बनेंगे आयंस। ये पहला पॉइंट क्लियर। इसमें ईएन का डिफरेंस या तो जीरो होगा या बहुत ही कम होगा, जबकि उसमें ईएन का डिफरेंस ज्यादा होगा, तभी वहां पर आयंस बनेंगे। तीसरा पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ आपका गैस फेज में काम होता है, वहां पर वो आपका लिक्विड फेज में काम करता है। यहाँ पर अगर अपन देखिए तो यहाँ पर आपकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है जो चाहिए अपने ऊर्जा तोड़ने के लिए, वो यहाँ पर कम चाहिए होती है और वहां पर ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में ईएन का कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो आकर्षण बल शून्य बराबर, जबकि वहां आकर्षण बल ज्यादा है तो विपरीत आवेश बनने में दिक्कत आएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट। तो आपका जो समास बंध विखंडन है, आज के बाद हमारे कोर्स में जब जब ये आएगा उसके लिए हमने एक छोटा सा तरीका अपना लिया कि समास बंध विखंडन आप इससे पहचान सकते हो, हेल्पर से।
ये हमने वर्ड बना दिया हेल्पर ताकि आपको याद रहे। इस हेल्पर में फ्री रेडिकल बनने के सारे पॉइंट छुपे हुए। हेल्पर में H बता रहा है हीट, यानी कि गर्म करने का साइन। तो जब भी हम किसी को गैसीय अवस्था में लाते हैं तो हम उसको हीट देते हैं, और हीट देने पर वो समाश विखंडन के और बढ़ जाएगा। इसी तरह से आपका ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आपके विद्युत। तो इसका मतलब जब जब आप किसी क्रिया में वैद्युत अपघटन करोगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करोगे, तो समाश विखंडन होने की दर बढ़ जाएगी। तो ये सारे पॉइंट जो मैं आपको कह रहा हूं, ये समाश विखंडन के खाने में डालने। तीसरे नंबर पर आता है आपका एल का मतलब होता है लाइट। अब लाइट के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल एग्जामिनर ने अल्ट्रा वायलेट लाइट बोल दी, जैसे एग्जामिनर ने आपको एच न्यू बोल दिया, ये भी लाइट का सिंबल है। जैसे एग्जामिनर ने आपको बोल दिया डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज का मतलब होता है विसरित, यानी जो छन छन पर आगे विसरित, सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। तो सोचिए इसका मतलब अगर आज के बाद एरो पर ये सिंबल में से कोई सिंबल मिलता है तो इसका मतलब हिंट होता है कि समाश विखंडन करो। तीसरे चौथे नंबर पर आता है पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। अब जैसे आपने अगर थोड़ा 11th आपको ध्यान हो तो वहां पर आपने पर ऑक्साइड प्रभाव, एंटी मार्कोनिकॉव रूल पढ़ा होगा। तो आपको ध्यान होगा पर ऑक्साइड इफेक्ट के अंदर हम एरो के ऊपर ऑर्गेनिक पर ऑक्साइड ऐसे लिखते थे, R2O2, या लिखा हुआ है पर ऑक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो कोई भी पर ऑक्साइड अगर लिख दो तो वो फ्री रेडिकल को बनाता है। और चौथे नंबर को होता है रेडिकल, यानी कि फ्री रेडिकल इट सेल्फ। इट सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, कि यदि आपने एक बार मुक्त मूलक बना दिया किसी बीकर में, किसी विलियन में, तो अगला मुक्त मूलक को खुद ही बना देगा। तो आपके पास ये टर्म आ गई हेल्पर। तो आज के बाद जब आप कोई रिएक्शन पढ़ोगे अधिकांश से कि जिनमें मुक्त मूलक बनते हो, समाश विखंडन होते हो, तो जनरली वो ये पॉइंट काम है, तो आपको याद करना आसान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पेपर में लिखा हुआ है मीथेन, यहाँ लिखा हुआ है क्लोरीन, एरो के ऊपर लिखा हुआ है अल्ट्रा वायलेट रेज। अब देखो आपको अपना दिख गया कि इसमें समाश विखंडन होने वाला है, यानी इसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल पर बेस्ड है। तो मैं अभी मैकेनिज्म तो नहीं कराऊंगा, लेकिन देखो मैं क्रिया पूरी करवा देता हूं। ये बनेगा CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा Cl प्लस, यहाँ वाला H इसके साथ क्रिया करके Cl। तो देखो ये जो क्रिया आपको दिखाई दे रही है ये समाश विखंडन का एग्जांपल, जिसमें ये अल्ट्रावायलेट रेज इस क्लोरीन को समाश विखंडन से तोड़ के क्रिया संपन्न कराएगा। तो एक छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया, समाश विखंडन और विषमाश विखंडन। आप एक बार इसको ऑब्जर्व कर लीजिए, फिर अपन इसको डिस्कस करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चेक कर लो बेटा। सर डिफ्यूज का बताओ तो एक बार, मतलब एक बार पढ़ लो, पहले पढ़ लो। अब एक बार अच्छी तरह से आपने पढ़ लिया हो, अब आप चेक कर लो आपका उद्देश्य, आपका ऑब्जेक्ट क्या। आज के बाद आप बॉन्ड फिशन का मतलब समझ पाओगे? तो क्या आज के बाद आप ये बता पाओगे कि होमोलाइसिस में क्या बनता है, यानी फ्री रेडिकल बनते हैं कि आयंस बनते हैं, या फ्री रेडिकल या आयंस, और कौन सी फेज में किसको प्रेफरेंस मिलती है, विद्युत ऋणता का अंतर किसमें क्या देखने पर बनाओगे, ये सब कंसेप्ट आप एक बार चेक करके देख लो। आप निकाल लिखा भाई? हाँ जी, तो देख लो बेटा एक बार, कोई दिक्कत? सर एक बार फिर एग्जांपल बताइए, समझाइए ना, CH4 + Cl2 वाला।
एग्जाम्पल सर ये तो बहुत एग्जाम्पल। मतलब हाँ, ये पूरा एग्जांपल नहीं है बेटा, ये एक हिंट है, अभी क्रिया पूरी नहीं करनी। मैंने आपको दिया है कि देखो ये एक रिएक्शन है, इस रिएक्शन में एरो पर क्या आ गया, अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज क्या बनाते हैं, आयंस बनाते हैं कि फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल। फ्री इसका रेडिकल। इसका मतलब ये देखकर समझ में आ गया कि इस रिएक्शन में होमोलाइटिक डिवीजन होगा। अभी पूरा मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो आगे आएगी, अभी तो मैंने हिंट दे दिया। अब देखो Cl Cl के बीच में मैंने दिया भी तो ऊपर हिंट कि जैसे मैंने देखो यहाँ पर Cl Cl आ रहा है तो आप समझ जाओ कि दोनों Cl में ईएन का डिफरेंस कम है, तो जैसे अल्ट्रावायलेट रेज आएगी ये समास विकर्ण हो जाएगी। फिर क्रिया कैसे पूरी होगी वो अभी नहीं करना, अभी तो मैंने हिंट दिया है, पहचानना कि किस रिएक्शन में होमोलाइटिक से फ्री रेडिकल बनेंगे और किसमें हेटेरोलाइटिक से आपके आयंस बनेंगे, ये मैंने हिंट दिया। आगे बात ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट नहीं करनी है। यस सर। अभी तो सिर्फ इसका हिंट दिया मैंने, बस ज्यादा नहीं दिया। ये तो आपको हिंट दे दिया कि आज के बाद ऐसा कभी आ जाए तो आप तुरंत समझ जाओ। जैसे कल को मान लो मैं एल्कीन का चैप्टर स्टार्ट करूंगा, ये मैं आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक एल्कीन ले लिया, इसके ऊपर मैंने लिख दिया HBr और यहाँ पर मैंने लिख दिया ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। अब आप देखो आपको आइडिया लगना स्टार्ट हो गया कि इस समय आप समझ जाओगे कि ये रिएक्शन होमोलाइटिक डिवीजन से चलेगी कि हेटेरोलाइटिक से चलेगी। होमोलाइटिक। आपको क्या दिख गया? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। अपनी रिएक्शन का छोटा सा हिस्सा सीख लिया, ऐसे आप अपनी रिएक्शन के छोटे छोटे हिस्से सीखोगे और एक वक्त आएगा जब इनके जुड़ने का टाइम आएगा तो आप जोड़ दोगे, तब ये पूरी पिक्चर बन जाएगी। आज सिर्फ आपको एरो से ये पकड़ना है कि सब अगर ये कंडीशन में लिखी हो तो हम तुरंत समझ जाएंगे ये फ्री रेडिकल पर बेस्ड अभिक्रिया है। पकड़ आ गया? तो रिएक्शन पूरी नहीं करनी, रिएक्शन से हमें मतलब नहीं है। चलिए अब आगे एंट्री करते हैं अपन इस पार्ट को छोड़कर। चलिए बेटा, तो आपके पास एक छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया, बॉन्ड फिशन यानी कि बंध विखंडन। अब इस बंध विखंडन का जो नतीजा निकल रहा है हमने उसका हेडिंग चेंज कर दिया, अब की बार नाम आ गया रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज। नाम दिया है रिएक्शन इंटरमीडिएट स्पीसीज, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं अंतर माध्यमिक जातियां, या हम इसको बोलते हैं अंतर माध्यमिक जातियां, इंटरमीडिएट स्पीसीज। अब ये क्या होती है इंटरमीडिएट स्पीसीज, पहले मैं समझा देता हूं। आपने केमिकल रिएक्शन देखी होगी, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है आप अच्छे से समझना। आप यहाँ पर A+B कंपाउंड डालते हैं जिनको बोलते हैं सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट होता है जिसको कहते हैं क्रियाकारी, यानी कि रिएक्टेंट भी बोल सकते हो, क्रियाकारी बोल सकते हो, सबस्ट्रेट भी बोल सकते हो। अब A और B के ऊपर आप क्या करते हो, कोई कंडीशन रखते हो, कोई ना कोई इसके अंदर स्थिति रखते हो, माध्यम रखते हो, अभिकर्मक रखते हो, या मैं यूं बोलूं कि इसके ऊपर आप कैटलिस्ट रखते हो, कुछ भी रखते हो आप, और आप देखते हो आपका उत्पाद बन जाता है C और उससे उत्पाद बन जाता है D। तो C को अपन बोलते हैं उत्पाद और इसको बोलते हैं सह उत्पाद। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ये जितनी ऊपर से दिखाई दे रही है, अगर हम इसको बहुत धीमा करके चले तो इसके भी छोटे छोटे टुकड़े होंगे। अब छोटे टुकड़े कैसे होंगे, जिसमें आपको हिंट देता हूं कि जैसे इस अभिक्रिया में मान लो आपने क्या किया, यहां पर दिया सबस्ट्रेट, तो यहां तक जाने में
ये पहले क्या करेगा, सबसे पहले ये सबस्ट्रेट क्या करेगा, माध्यम या उत्प्रेरक यानी कि मीडियम या कैटलिस्ट से प्रभावित होकर अपने आप को बना लेगा रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसका मतलब देखो अभी फिलहाल वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हुआ, पहले उसने अपने आप को तोड़ दिया रिएक्शन इंटरमीडिएट में, अंतर माध्यमिक जाति में। फिर ये अंतर माध्यमिक जाति के ऊपर आपका अभिकर्मक, कल आपने पढ़ा था अभिकर्मक जिसको ऊपर नाम दिया था रीएजेंट, वो रिएजेंट इसके ऊपर अटैक करेगा और जब इस पर अटैक करेगा तो ये बनेगा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो आप सोचिए आपके सामने जो पूरी क्रिया थी ये वाली, उसके छोटे छोटे टुकड़े होने शुरू हो, और उन छोटे छोटे टुकड़ों में मैं यूं कहूंगा कि जैसे मान लो हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो दिल्ली से बॉम्बे हमने डायरेक्ट बोल तो दिया दिल्ली से बॉम्बे, लेकिन आपको पता है दिल्ली से बॉम्बे यूं करके टपक थोड़ी जाएंगे, आपको बीच के कई स्टेशन से होकर गुजरना पड़ेगा। तो वो जो बीच के स्टेशन होते हैं ना, उनको नाम देते हैं इंटरमीडिएट्स। इसका मतलब आज हम इसी पे काम करने जा रहे हैं, क्योंकि आप इस पे काम कर चुके हो, याद करके देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पढ़ चुके हो, तो ये वाला काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज हम ये वाला काम करने जा रहे हैं, यानी बहुत ही सिंपल सा हिंट है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारी यानी कि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट को बनाता है, लेकिन वो सीधे प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, उसे कई जगह पर बीच की जातियां बनानी पड़ती हैं, उन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स या इंटरमीडिएट रिएजेंट्स। आज हम उन्हीं इंटरमीडिएट को सीखने जा रहे हैं। अब आपको कैसे, तो देखो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, समझना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 और ये लिख दिया OH, और इसके ऊपर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने डाल दिया ये Cl, और यहाँ पर मैंने क्या किया, जल का माध्यम डाल दिया, अम्लीय माध्यम, देखो ये, और अब क्या होगा, आपका उत्पाद ये बन गया, देखो CH3 CH और यहाँ आ गया OH, और आपका बाई प्रोडक्ट निकल गया यहाँ पर ये H और ये C। अब आप देखो इस समय ये वाला केस है, इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें आप गौर से देखो, ये है आपका मेन सबस्ट्रेट, ये रहा, इसके ऊपर हमने माध्यम डाला और आपका Cl की जगह OH आ गया। तो इस समय ये तो है आपका सबस्ट्रेट, और देखो इस समय ये है आपका प्रोडक्ट, लेकिन इसमें कहीं भी इंटरमीडिएट दिखाई नहीं दे रहा। अब हम इस रिएक्शन के अंदर घुसेंगे, तो ये प्रोसेस हो जाएगी। अब देखो अंदर घुसे तो देखो क्या होने जा रहा है, इस सबस्ट्रेट ने सबसे पहले, अब देखो ये इसका पार्ट ये वाला, इस सबस्ट्रेट ने इस माध्यम को देख के सबसे पहले Cl को तोड़ के बाहर निकाल दिया, देखो क्लोराइड को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, इसको कहते हैं विषमाश विखंडन। ये हो रहा है देखो हेटेरोलाइटिक डिवीजन, देखो बॉन्ड का अनइक्वल डिवीजन हो गया। अब जैसे ही Cl बाहर निकला, पीछे बना कौन, CH3 CH3 और CH के ऊपर प्लस, ये है वो इंटरमीडिएट, ये जब ये बन गया इंटरमीडिएट, जो हमें रिएक्शन में कहीं नहीं दिखा, लेकिन जब हम मैकेनिज्म सीख जाएंगे तो हम पहले सबस्ट्रेट को इंटरमीडिएट में तोड़ेंगे। अब ये जो इंटरमीडिएट बना, गौर से देखो, ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया, देखो, क्योंकि इसमें देखो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा कि जो आपने ये वाटर डाला है, ये वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा, ये वाटर इसके ऊपर अटैक करेगा। तो इस समय ये वाटर हो गया एक न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो न्यूक्लियोफाइल। तो आपकी इस इंटरमीडिएट जाति ने वाटर के अंदर से OH को खींच के अपने पास बुला लिया, तो जैसे ही OH को खींच के बुलाया,
आप चेक करो आपका प्रोडक्ट बन गया। इसका मतलब ये जो आप ब्रैकेट में काम कर रहे हैं इसको मैकेनिज्म बोला जाएगा आगे। तो मेरा आपके लिए छोटा सा हिंट है कि क्या होते हैं अंतर माध्यमिक जाति। तो अपन कहेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ऐसी जातियां बनती हैं जो अल्पजीवी होती हैं, जो कुछ समय के लिए बनती हैं और तुरंत उत्पाद में बदल जाती हैं, उन्हें अपन कहेंगे इंटरमीडिएट स्पीसीज। तो आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई, हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है, नोट कर लीजिए बेटे। यस, हटा दो इसको एक बार। Yes, sir. तो अब देखिए इसका मतलब हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी क्रियाकारी उत्पाद में बदलने से पहले इंटरमीडिएट में बदलेगा, और इंटरमीडिएट में बदलेगा तो हम उस इंटरमीडिएट के बारे में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए सर इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। आज से हम अपनी हेडिंग डालते हैं कौन कौन से इंटरमीडिएट आपके कोर्स में आते हैं। यस, अब देखो आपके कोर्स के इंटरमीडिएट की लिस्ट ये है। आपके रिएक्शन इंटरमीडिएट, ये है आपके अभिक्रिया के अंतर माध्यमिक जातियां। ये लीजिए सर। तो आपके कोर्स में कौन कौन से इंटरमीडिएट्स हैं? नंबर पहला, सबसे पहला इंटरमीडिएट है आपके कोर्स में कार्बोकेट आयन, इसको कहेंगे अपन कार्ब धनायन। नंबर 1 है आपका कार्बोकेट आयन। नंबर 2 पे अपन पढ़ेंगे कार्ब फ्री रेडिकल, इसका नाम है कार्ब मुक्त मूलक। नंबर 3 हम पढ़ेंगे कार्ब एन आयन। कार्ब एन का मतलब होगा कार्ब ऋण आयन। ये 3 तो मेन हमारे कोर्स में खूब आएंगे। अब चौथे नंबर पर जो आ रहा है वो थोड़ा कम काम आएगा, उसका नाम है कार्बीन, इसको बोलते हैं कार्बीन। नंबर 5 पे पढ़ेंगे एक छोटा सा और टॉपिक है नाइट्रीन। नाइट्रीन। और नंबर 6 पर हम पढ़ेंगे बेंजाइन। तो आज के बाद आपके कोर्स में कितने तरह के इंटरमीडिएट आ सकते हैं, नोट कर लीजिए बेटा। ये है आपके इंटरमीडिएट स्पीसीज, अंतर माध्यमिक जातियां। सर आज बेटा हो गया। चलिए अब शुरू करते हैं। हम देखो सबसे पहले ये 3 बड़े महत्वपूर्ण हैं, इनका हमारे कोर्स में यूं समझ लीजिए 90% योगदान है। तो ये आपके खूब बार आएंगे। ये कोई इक्का दुक्का इक्वेशन में आएगा, ये कोई इक्का दुक्का इक्वेशन में आएगा, ये कोई इक्का दुक्का इक्वेशन में आएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण ये खूब काम आएंगे। तो सबसे पहले इनका अपन तुलनात्मक अध्ययन लेते हैं
ताकि हमें इन तीनों की तुलना समझ में आ जाए कि ये तीनों हैं क्या और इनमें क्या समानता और क्या विभिन्नता है। तो मैंने इसका तरीका थोड़ा सा बदला है। तो देखिए सबसे पहले अपन लेने जा रहे हैं इन तीनों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन। तो देखो मैं टेबल के थ्रू आपको इसको समझाऊंगा, ये आपको याद करना है। देखो कैसे, ये सीरियल नंबर, ये नेचर यानी कि प्रकृति। और अब देखो जो तीन मैंने लिखे थे बड़े बड़े, उन तीनों की तुलना होने जा रही है। इधर तो पहले खाने में तो अपन लिखने जा रहे हैं कार्ब धनायन, इधर पर पढ़ने जा रहे हैं कार्ब मुक्त मूलक, और ये पढ़ने जा रहे हैं अपन कार्ब एनायन यानी कि कार्ब ऋणायन। देखो इन तीनों के मध्य अपन एक तुलनात्मक अध्ययन करने जा रहे हैं। सबसे पहले नंबर 1 रिप्रेजेंटेशन, यानी कि आप इनको कैसे प्रदर्शित करते हो। तो आपको ध्यान है, आप कार्ब धनायन को कैसे प्रदर्शित करोगे। तो कार्ब धनायन का सिंबल होता है देखो मेरा C और इसके ऊपर प्लस का साइन, ये कार्ब है। नंबर दूसरा कार्ब मुक्त मूलक, कार्बन के ऊपर केवल एक डॉट, एक विषम इलेक्ट्रॉन केवल अकेला। ये है कार्ब ऋणायन, ये कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये तो हो गया इसको प्रदर्शित करने का तरीका नंबर 1। अब आता है नंबर सेकंड पॉइंट। नंबर सेकंड पॉइंट पर अपन बात करें तो अपन इसमें कहेंगे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो देखो ये आपको चेक करना आता है। अगर आप गौर से देखो तो इस पे 3 बॉन्ड है, देखो 1 2 3, और हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है 6। तो मेरे को 3 बॉन्ड है, 1 2 3, हर किसी में 2 2, तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें गिने तो आप चेक करो 2 2 4 2 6 तो नहीं, लेकिन देखो ये एक्स्ट्रा यानी टोटल 7। तो इसके पास बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और अगर इसको देखें तो इसमें भी 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 दूनी 6, लेकिन नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो टोटल 8। इसका मतलब कार्बोकेटाइन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऊपर शेल में, इसको करने के लिए। कार्ब फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन, इसको 1 की जरूरत है, और कार्ब एनायन को कोई जरूरत नहीं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर। अब आते हैं नंबर तीसरा। नंबर तीसरे के अंदर अपन करते हैं रिएजेंट नेचर। रिएजेंट नेचर, रिएजेंट का मतलब कौन से प्रकार के अभिकर्मक बन सकते हैं। तो आपने इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, एम्फीफाइल एंड एम्बीडेंट पढ़े थे। अब उन 4 में से ये कौन कौन है वो आइडिया लगाओ। तो सोच के देखो इस समय ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है कि एम्बीडेंट है या एम्फीफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल, 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 इलेक्ट्रोफाइल। देखो ये इलेक्ट्रोफाइल सिंबल आ गया। फिर यहाँ पर आ जाओ, ये इलेक्ट्रॉन लेगा कि देगा। देगा, लेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल के न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल। सर इलेक्ट्रो आएगा क्योंकि वो देगा। इलेक्ट्रोफाइल सर। सर इलेक्ट्रो आएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल। हाँ सर, लेगा। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, आप किसी को दे नहीं सकते। अगर आपके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप स्टेबल नहीं हो, आप इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते लोगे। तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये लेगा। लेगा तो ये भी कौन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। अब इसको देखो ये क्या है, न्यूट्रल है वो। कंप्लीट होता है। क्योंकि इसके पास न्यूक्लियोफाइल। और आपको ध्यान है नेगेटिव वाला हमेशा क्या होता था, मैं लिखवाया था इलेक्ट्रॉन रिच।
तो देखो ये इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब आ जाइए नंबर चौथा पॉइंट। नंबर चौथे पॉइंट में अपन कहेंगे ऑक्टेट यानी कि अस्टर, कंप्लीट या इनकम्प्लीट। तो चेक करके देखिए किसका कंप्लीट है, किसका इनकम्प्लीट है। Incomplete. इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट अपूर्ण, किसका ऑक्टेट, Complete. अस्टर अपूर्ण, कंप्लीट है Complete है। इसका मतलब है Sir. इसका मतलब ऑक्टेट यानी जिसके बाह्यतम कोश में आउटर शेल में टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए तो उसे अपन कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीट। तो देखो ऑक्टेट कंप्लीट का रूल आपने पढ़ा भी था, मैंने सिखाया था कि ऑक्टेट चेक करना हो तो जितने बॉन्ड है उसको गिन लो, प्लस लोन पेयर गिन लो, प्लस नेगेटिव गिन लो। अगर 8 हो तो कंप्लीट, नहीं हो तो इनकम्प्लीट। तो देखो इसके 8 नहीं है, इस इनकम्प्लीट, इसके 8 नहीं है इनकम्प्लीट, और उसका 8 है तो कंप्लीट। नंबर पांचवा, नंबर पांचवे में है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन। तो यदि आप इसका संकरण चेक करें तो आपको मैंने हाइब्रिडाइजेशन सिखाया था। देखो अगर आप इसका हाइब्रिडेशन जानते हो तो चेक करके sp3 इसका हाइब्रिडेशन 3 बॉन्ड है, तो 3 बॉन्ड है, इसका मतलब ये इस समय कहलाएगा sp2, ये sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 सेम आपका ये भी sp2, लेकिन इसमें चेक करके SP3. नेगेटिव, इसका मतलब ये sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये दोनों तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि आपका कार्ब एनायन हो गया sp3। इसके बाद आता है नंबर 6। नंबर 6 में आता है ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति। तो अगर अपन ज्यामिति चेक करें तो इसकी ज्योमेट्री है प्लेन ट्राइगोनल या प्लेन ट्राइएंगुलर, समतल त्रिभुजीय। आपको जैसे तो अगर मैं इस कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कार्बोकेटाइन का स्ट्रक्चर देखो, ये रहा, ये कार्बोकेटाइन। अगर मैं इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाऊं तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम इस तरीके से बनेगा। देखो ये 3 ऑर्बिटल हैं सर sp। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? किसको बेटा, नहीं किसको, सर, ये वाला प्लेन ट्रायंगुलेटर को। प्लेन माने समतल और ट्रायंगल माने त्रिभुज, यानी समतल त्रिभुज, सिंपल सा कांसेप्ट। तो ये इस समय समतल sp2 ऑर्बिटल, ये भी sp2 ऑर्बिटल, ये भी sp2, और ये इसके प्लेन पर देखो राइट एंगल पर आ गया p ऑर्बिटल। तो इस समय आपका जो ये पॉजिटिव है ये बता रहा है कि p ऑर्बिटल पूरा खाली है। तो इस समय प्लेन ट्रायंगल बन गया। देखो 120 डिग्री कोण, यानी कि इस समय अगर मैं आपको हिंट दूं तो आपका कार्बोकेटाइन इस तरीके से है। देखो बिल्कुल, देखो ये वाली कंडीशन है, देखो ये इस समय ये कार्बोकेटाइन है, और आपका जो pz ऑर्बिटल यानी p ऑर्बिटल वो इसके राइट एंगल पे देखो यूं लगा हुआ है इस तरीके से। तो ये जो मैंने आपको यूं दिखाया ना वो एक्चुअली p ऑर्बिटल इसके तल के लंबवत है, देखो यूं लगा हुआ है तल के लंबवत, और ये पूरा खाली है। तो केवल 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये पूरा खाली। तो ये पूरा प्लेन ट्रायंगुलर बन गया, देखो बिल्कुल प्लेन है। और सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर इसका भी है, सेम प्लेन ट्रायंगुलर, इसमें भी स्ट्रक्चर बिल्कुल ऐसा ही होता है, बस यहाँ पर डॉट होता है यानी एक इलेक्ट्रॉन। इसकी स्ट्रक्चर भी बिल्कुल इसी की तरह से है, देखो ये देखो इस तरीके से, और ये इसका p ऑर्बिटल। तो आपके इस p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पूरा खाली है। तो 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6, इसमें देखो 2 2 4 2 6, और इसमें एक आ गया तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन हो। तो इस समय इसकी ज्योमेट्री भी प्लेन ट्रायंगुलर, तो दोनों एक जैसे होते हैं, सिर्फ थोड़ा सा अंतर है कि इसका p ऑर्बिटल p कक्षक पूरा खाली है, जबकि इसके p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है। अब आ जाइए आपका कार्ब एनायन। कार्ब एनायन होता है पिरामिडीय,
ये है पिरामिडल यानी कि पिरामिडीय। ये पिरामिडीय, पिरामिडीय में क्या होता है, ये कार्बन है, ये इसके ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन लोन पेयर करे हुए हैं और बाकी 3 ऑर्बिटल इस समय ये प्रेजेंट। तो इस समय ये एक पिरामिड की तरह यूं पिरामिड की तरह और ऊपर लोन पेयर आ गए। तो ये लगभग आपका चतुष्फलक ही है, लगभग ऐसी अवस्था दिखाता है। तो आपके सामने ज्योमेट्री आ गई, उनके साथ हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री और उनका स्ट्रक्चर। तो ये एक तुलनात्मक अध्ययन हो गया। साथ ही साथ फाइनली मैं एक चीज और लिख देता हूं और वो है नंबर 7वां, मैग्नेटिक नेचर। इसको कहते हैं चुंबकीय प्रकृति। तो चुंबकीय प्रकृति में अगर अपन देखें तो इसमें सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। अगर पेयर्ड है, युग्म में है, तो इसको नाम अपन देते हैं डायामैग्नेटिक। तो इसको नाम दिया जाता है डायामैग्नेटिक। इसी तरह से इसके अंदर भी चेक करके देखो, आपके सब पेयर है लेकिन ये अयुग्मित है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अकेला है, इसीलिए ये हो गया पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। तो ये इस समय आपका अनुचुंबकीय गुण दिखा रहा है। इसी तरीके से आप चेक करके देखो, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 2 4 2 6 2 8, इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक। तो इसका मतलब अगर इसके चुंबकीय गुण को देखा जाए तो आपका युग्मित होने के कारण कार्ब धनायन डायमैग्नेटिक है, कार्ब एनायन डायमैग्नेटिक है। सिर्फ आपका कार्ब फ्री रेडिकल अनुचुंबक यानी पैरामैग्नेटिज्म को शो करता है। तो ये टेबल पूरी की पूरी नोट कर लीजिए, जो इसके अंदर हमें कुछ जगह पर जरूरत पड़ेगी। नोट कर लीजिए बेटा इसको एक बार। हेलो सर। सर ये जो कार्ब एनायन लिखे हैं वो पैरामैग्नेटिक क्यों है, बताइए ना एक बार। बेटा पेयर है, ये तो आप पढ़ते हो ना बेटा। अगर किसी के एटॉमिक के पास अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट को पास करता है, या इसको कहते हैं अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो वो कहलाता है पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। लेकिन अगर उसके पास पेयर्ड है तो वो प्रतिचुंबकीय हो जाता है, यानी इसका मतलब वो डायामैग्नेटिक होता है। तो ये आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो बकायदा रूप। तो आप इसमें देखते हो कि ये जो है इसके बाद देखो सारे पेयर्ड है, देखो 2 2 4 2 6। जहां भी एक इलेक्ट्रॉन अकेला हो जाता है अनपेयर्ड, वो एक स्पेशल कैरेक्टर शो करता है पैरामैग्नेटिज्म। क्लियर? तो ये वाली टेबल आप नोट कर लीजिए। तुलनात्मक अध्ययन है कार्बोकेटायन, कार्ब फ्री रेडिकल और कार्ब एनायन के मध्य। हेलो सर। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा बोलो। सर ये कार्ब फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक कैसे हुआ, बताइए ना। बता तो रहा हूं बेटा कि जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें मैग्नेटिक नेचर जो है वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। ये फिजिक्स में आपको खूब डिटेल में पढ़ते हो। आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो पूरा डिटेल आता है इसकी पूरी, कि आपकी जो मैग्नेटिक लाइंस होती है वो उसमें से होकर गुजरती हैं, तो उसके बेस पे वो क्लियरिटी आपको देते हैं। तो यहाँ मैंने उसका एक छोटा सा हिंट दिया आपको कि अगर किसी इंटरमीडिएट स्पीशीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अकेला बच जाए तो वो मैग्नेटिक नेचर बदल लेता है, अनुचुंबकीय हो जाता है, और बाकी जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। या आपके फिजिक्स वाले सर से पूछना, वो आपको और क्लियर कर देंगे थोड़ा सा, है कि नहीं? चलिए, तो ये तीनों की कंपैरिजन हटा दीजिए बेटा। अब आ जाइए अगले पॉइंट पर। नंबर 3 के बाद नंबर 4, ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है कार्बीन। तो हेडिंग डाल दीजिए बेटा, अगली इंटरमीडिएट स्पीशीज है कार्बीन। हिंट मैं आपको दे दूं कि ये जो 3 मैंने आपको बताए ये हमारे कोर्स में सबसे ज्यादा बार आएंगे, और अब जो अपन करने जा रहे हैं उनके आने की संभावनाएं 1-1 2-2 इक्वेशन है। ये देखिए आप। तो अब अपन लेने जा रहे हैं नंबर 4।
नंबर 4 का नाम है कार्बीन। ये अपन पढ़ने जा रहे हैं कार्बीन। और ये जो कार्बीन होता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक ऐसे कार्बन से जिसके ऊपर 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाए जाते हैं, ऐसे। जैसे कार्बोकेटाइन पे प्लस लगता है, कार्ब एनाइन पे नेगेटिव लगता है, कार्ब फ्री रेडिकल पे डॉट लगता है, तो कार्बीन के ऊपर ये 2 डॉट लगते हैं। इस 2 डॉट का मतलब है इसके 2 इलेक्ट्रॉन किसी से बॉन्ड नहीं कर रहे, तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों को हम नाम देते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यह अपन नाम देते हैं अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, या इसको नाम देते हैं असहभाजित इलेक्ट्रॉन। ये कहलाता है कार्बीन। अब इस कार्बीन को अगर अपन देखें तो कार्बीन के बारे में क्या चीज दिखाई दे रही है? देखो, नंबर 1 बाईवैलेंट यानी कि द्विसंयोजी। तो देखो इसको सेम दिखाई दे रही है, देखो जितने बॉन्ड होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है, तो ये इस समय बाईवैलेंट यानी कि द्विसंयोजी। क्लियर? नंबर 2 अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आप चेक करके देखो इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके अनशेयर्ड हैं, इनके कोई सहभाजन या बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं है। तीसरा पॉइंट, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन, यानी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो आप गिनोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, इसके आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो आप सोच के देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। हो गया ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ये देखो ऑक्टेट इनकम्प्लीट। तो सामान्य तौर पे सोच के देखो, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा कि न्यूक्लियोफाइल की तरह? इलेक्ट्रोफाइल। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है। कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं कि सर इसके सिर पे तो लोन पेयर है। तो देखो, आप सब भाइयों के स्टूडेंट हो और अच्छी तरह जानते हो हाथी के दांत, टच शेल जिनको कहते हैं, वो क्या खाने के काम आते हैं, दिखाने के काम आते हैं? दिखाने के काम आते हैं। सही मायने में तो उसके जॉ में अलग टीथ होते हैं। तो ये जो दांत होते हैं ना बड़े वाले इंसाइजर जो होते हैं निकले हुए, जिन्हें अपन कहते हैं टच शेल, हाथी के दांत, ये खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। तो कई बच्चे इसको देखकर कहते हैं सर आपने तो कहा था जिन पे लोन पेयर होता है वो तो न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो बेटा इसको देखने से पहले चेक कर लिया करो, क्या उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए क्या? अगर उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं तो फिर ये देखकर अपन कहते हैं कि वो डोनेट करेगा। अब जैसे आपको याद होगा अमोनिया, देखो ये, अब देखो ये अमोनिया, इस समय पूछा जैसा अमोनिया क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? तो आप तुरंत चेक करो कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने टोटल? न्यूक्लियोफाइल है सर। न्यूक्लियोफाइल है सर। 6 और 2 और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं? कंप्लीट है तो ये किसी को देने लायक है। इसका मतलब अब हम कह सकते हैं ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इसका मतलब इसको न्यूक्लियोफाइल क्यों कहा आपने? इसका ऑक्टेट कंप्लीट क्योंकि है कंप्लीट और ये डोनेट कर सकता है। अब इसको देखो आप, क्या ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इनकम्प्लीटेड। तो ये छोटा सा पॉइंट होता है, ये कार्बन है। अब मैं इसका थोड़ा सा लेवल अप कर रहा हूं। ये जो मैं लेवल अप कर रहा हूं ये नीट में नहीं आता, तो थोड़ा सा मैं लेवल अप कर रहे हैं, हालांकि काम ज्यादा नहीं आएगा। एक्चुअली अगर कार्बन को क्लासिफाई किया जाए
क्लासिफिकेशन वर्गीकृत किया जाए तो कार्बीन दो तरीके से बढ़ जाता है। इसको हमने दो तरीके से क्यों बांटा कि सब ये दो इलेक्ट्रॉन बैठे कहां हैं, तो इन दो इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन वो कहां पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके बेस पे कार्बीन के दो ग्रुप कर दिए। एक कार्बीन को तो बोलते हैं सिंगलेट, इसको हिंदी में बोलते हैं एकक, और एक होता है आपका ट्रिपलेट, इसको बोलते हैं त्रिक। तो कार्बीन के दो ग्रुप हमने क्यों किए, इसके पीछे एक रीजन है कि सिंगलेट मतलब है कि आपकी कार्बीन अगर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में डाल दें, तो इस समय आप सोच के देखो कि ये फ्री है। देखो अगर मैं एक पूरा पी ऑर्बिटल बना दूं, वीडियो अटक रहा है। सर ये वीडियो वॉइस अटक गया सर। वीडियो अटक गया। आवाज आ रही है बेटा, आपकी आवाज आ रही है? वीडियो पॉज हो गया सर। ग्लिच हो रहा है सर। भी आ रहा है सब देखो अब आ रहा है? ग्लिच हो रहा है सर एकदम। नहीं हो रहा। ब्लर भी हो गया सर। इनको अच्छी तरह से शुरू करें। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ब्लर दिख रहा है, वॉइस वीडियो दोनों ही क्लियर नहीं है, तो एक बार चेक कर लो क्या आवाज और वीडियो सही आ रहा है, क्या ऑडियो वीडियो? नो सर, दोनों ही अनक्लियर है। फिर अब ठीक है? अब आ गया। नहीं है, फिर से वही बनेगा। नहीं सर, फिर फिर से से ओके। ब्लर हो रहा है। सही है? नो सर। नहीं सर। सर आप चाय पी लो जब तक। यस सर। बढ़ू आगे कि नहीं? नो सर। नहीं बढ़ू? आया सर, क्लियर आ गया। आ गया सर, आ गया। अब आगे चलो। अब आ गया, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, तो मैंने आपको बोला है सिंगलेट। सिंगलेट का मतलब होता है यदि कार्बन के दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाए तो एक पी ऑर्बिटल पूरा खाली रहेगा। तो इस अगर आपके इस कार्बन के अंदर आपके दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में जाएंगे, एक इस पी ऑर्बिटल में जाए, एक इस पी ऑर्बिटल में, तो देखो इस समय ये दोनों में अंतर आ गया। तो अगर मैं दोनों को थोड़ा क्लियर करूं तो इस समय इस कार्बन के ऊपर जो दो वैलेंसी थी, ला दूंगा। दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ प्रेजेंट, ये लोन पेयर की तरह आ गए हैं। ये वाला तरीका दोनों एक ही ऑर्बिटल में आ गए। जबकि अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा क्लियर करूं तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर हमने कार्बन के दो पार्ट कर दिए। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में आ जाए तो सिंगलेट, और अगर वो दोनों अलग अलग में चले जाए तो ये ट्रिपलेट कहलाता है। तो दो तरह के होते हैं। इससे क्या होता है मैं आपको हिंट दूं, इससे इनका हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है। इससे इसका हाइब्रिडेशन तो हो जाता है sp2, लेकिन इसका हाइब्रिडेशन हो जाता है sp। और दूसरा क्या डिफरेंस आता है? डिफरेंस आता है स्टेबिलिटी में, स्थायित्व के अंदर। स्टेबिलिटी में क्या अंतर आता है, स्थायित्व में क्या अंतर आता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में प्रेजेंट है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो ये होते हैं लेस स्टेबल, ये होते हैं कम स्थायी। जबकि इन दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों अलग अलग चैम्बर में बैठे हुए हैं, तो ये होते हैं कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। और अगर मैं इसके बॉन्ड एंगल की बात करूं, बॉन्ड एंगल, तो इसके बीच में जो एंगल बनता है वो लगभग 100 से 110 के करीब का बनता है। 100 से लेकर 110 के बीच में लगभग 103, 108 ऐसा एंगल बनता है। और जबकि इसका एंगल होता है 130 डिग्री का। तो एक छोटा सा डिफरेंस है जो एक्स्ट्रा पॉइंट में लिया है कि जनरली आपके काम में तो इतना सा पॉइंट काम आएगा,
कि कार्बन क्या होते हैं? कार्बन वो होते हैं जिनमें वैलेंसी 2 होती है और 2 इलेक्ट्रॉन अनशेयर्ड पड़े रहते हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। अब यदि हम इनको क्लासिफाई करें तो इन 2 इलेक्ट्रॉनों के बेस पर ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिंगलेट और ट्रिपलेट। सिंगलेट का मतलब है दोनों अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, दोनों अबंधी इलेक्ट्रॉन, दोनों असहभाजित इलेक्ट्रॉन यदि एक ही कक्षक में आ जाए तो अपन नाम देंगे सिंगलेट, और यदि दोनों अलग अलग कक्षक में चले जाएं तो हम कहेंगे ट्रिपलेट। अब इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, स्नैपशॉट कर लिया? यस सर। यस। तो अब आपका चेक करना, हमने 4 तरह के इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिए, कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, कार्ब रेडिकल और ये कार्बीन। पहले 3 बहुत इंपॉर्टेंट, तो पूरी जियो, मेरी बात को सुन लो बेटा, पूरी जीओसी में हम इन 3 के ऊपर खूब वर्क करेंगे। आपके सारे चैप्टर इन 3 को खूब यूज करेंगे, चाहे अल्कोहल का चैप्टर हो, एल्किल लाइट का चैप्टर हो, चाहे बेंजीन का चैप्टर, कोई भी हो, ये 3 बहुत यूज होंगे। आ गया? और बाकी की जो 3 है उनमें से ये एक है जो कम यूजफुल है, तो इसका सिर्फ इतना सा पार्ट ही हमारे लिए काफी काम का है। और कल मैं बाकी पार्ट को लूंगा, नाइट्रीन और बेंजीन, और फिर मैं क्या कराने वाला हूँ ढंग से सुन लो, फिर मैं कराने वाला हूँ, जब हमें इसकी नॉलेज हो जाएगी तो फिर मैं कराऊंगा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट रूल या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, यानी जिन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी जो किसी भी कंपाउंड या स्पीसीज के अंदर इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो आकर्षण प्रतिकर्षण के जो कारण बनते हैं, रूल बनते हैं, वो अपन डिस्कस करें, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट हुआ, रेजोनेंस हुआ, हाइपर कंजुगेशन हुआ, उसको अपन डिटेल में और बहुत बढ़िया तरीके से करें। ये हमारे खूब काम आने वाले। चलिए तो कल मिलेंगे अपन। ओके डियर्स, गुड नाइट। थैंक यू थैंक सर। यू सर, बाय सर। सर गुड नाइट सर। हाँ जी बेटा। बाय सर। मिस यू सर। हाथी के दांत मारने के लिए होते हैं।